Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is a basic one but very important topic in the rotational mechanics, or we can say mechanics. तो यहाँ पे हमें आज डिस्कस करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. व्हाट डज इट मीन? इसका मकसद ये होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कि सेंटर ऑफ मास से आपने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करवाया और आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर लिया, एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. अब इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द ओरिजिन आप सेम नहीं ले रहे, ओरिजिन आप चेंज करेंगे. जिस तरह के आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि ये जो एक्स तरह का एक निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और आपने एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करवा दिया. ये इसके गिर्द आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी मालूम किया वो इसका प्रॉपर या एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जिसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. अब इस टॉपिक में हमें ये करना है कि हमने पॉइंट चेंज करनी है. पॉइंट जैसा कि हमने यहाँ से चेंज कर ली, यहाँ पे ओरिजिन हम यहाँ पे ले गए. जब ओरिजिन हम यहाँ पे ले गए तो यहाँ से तीन एक्सिस निकल सकते हैं. एक जैसा कि एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तीसरा जेड एक्सिस है. तो इन तीनों एक्सिस में से एक ही हमारे पहले वाले एक्सिस से पैरेलल है, दूसरे दो पैरेलल नहीं है, वो दो परपेंडिकुलर हैं. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जब आप एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट के अबाउट आपने जिसे आपने सेंटर ऑफ मास कहा है, उसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लिया है, अब आप दूसरी पॉइंट पे स्विच कर रहे हो तो भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम ही लेंगे. एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज जो है ना, लोकेशन तो उसकी चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका एक्सिस चेंज नहीं करेंगे. the axis of the rotational axis must be same. जो एक्सिस है पहले भी z एक्सिस पे था, अब भी z एक्सिस पे है. so both are parallel axis now, that's why it is known as parallel axis theorem. ठीक है जी. तो ये इसे कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि हमें जो पॉइंट है बॉडी के अंदर वो चेंज करनी होती है, लेकिन हमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना होता है दैट मस्ट बी टेकन पैरेलल टू द प्रीवियस वन. पहले से पैरेलल ही लेना है, उससे हमें चेंज नहीं लेना होता, उससे कोई भी दूसरी एंगल ना बना रहा हो. फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एक इसी तरह का और थ्योरम होता है जिसे कहा जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. उसमें फिर हम इन दोनों को जो है ना फोकस करते हैं. y और z, जो y और x यहाँ पे दो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू दिस वन. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इनको डिस्कस किया जाता है बट नॉट हियर. ओके जी. तो हमें मकसद समझ आ गया कि हमें करना क्या है. हमें ये करना है कि हमने दो एक्सिस लेनी है. एक एक्सिस हम लेंगे, एक ओरिजिन लेंगे सेंटर ऑफ मास पे, दूसरा ओरिजिन लेंगे कहीं भी दूसरी पॉइंट पे, लेकिन उन दोनों में से दो लाइंस पास करवाएंगे जो कि पैरेलल होंगी. वो पैरेलल ही हमें लेनी है. तो हमने जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा तो हम उसको फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी अदर पॉइंट कहेंगे, जो भी जिसके भी अराउंड हम मेजरमेंट कर रहे होंगे. तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे. मैं उसकी बेसिस पे आपको जो है मेजरमेंट करवाऊंगा कि हमें जो है ना किस तरह से डिटर्मिनेशन करनी है फॉर दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये आपके पास है फिगर, जिसमें हमने क्या किया, वो सेम वाली ही है. जो पहले वाली थी वो हमने एक जो है हॉरिजेंटल एक्सिस पे इसको प्लेस किया हुआ था, अब हमने उसको जो है ना रोटेट करवा के ऊपर ले आए हैं. पहले आप देखें एक्स एक्सिस इस तरफ था, वाई एक्सिस अंदर की तरफ था, और जेड एक्सिस जो है ना ऊपर की तरफ था. अब उसको हमने रोटेट करवा दिया है. रोटेट करवा के जो है जो अंदर तरफ एक्सिस था वो ऊपर आ गया है, और जो ऊपर था वो यहाँ पे आ गया आउटवर्ड. यहाँ पे आउटवर्ड, ठीक है जी, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ से आउट आ रहा है, जो कि इस फिगर में हम दिखा नहीं सकते. ओके जी.
तो यहाँ पे हमने ये फिगर ड्रॉ की है और वही दो पॉइंट्स हैं, ये सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट है, ये जो है ना कोई भी दूसरा ओरिजिन है। और हम जब मेजरमेंट करना शुरू करते हैं या कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट भी लेते हैं। तो ये हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिए इसके अंदर, जिसको हमने कहा कि उसकी डेफिनेटली इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है उसमें उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है। जो उसकी पोजीशन है दैट इज एक्स वाई और जेड एक्सिस पे भी होगी, लेकिन जेड एक्सिस पे हम जो है ना उसे जीरो कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस हम कंसिडर करेंगे दैट इज जीरो, क्योंकि जितनी थिक होगी उतनी ये बाहर तरफ ज्यादा होगी, लेकिन इसकी थिकनेस हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल। तो इसका मकसद है जेड एक्सिस भी नेग्लिजिबल होगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे आएगी जीरो। तो ये आर हो गया, ये एक्स, ये वाई। आपको ये पता है कि आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है। ठीक है जी, ये आपको जेहन में रखनी है बात। डी एम हमने इसलिए लिया है कि दिस इज अ पॉइंट मास, सारी बॉडी का मास कैपिटल एम होगा, उसमें से हमने एक पॉइंट को फोकस किया, दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट मास डी एम। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जिसका ओरिजिन यहाँ पे है, जिसको हम कहेंगे ओ डैश। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, और जो है ना इसी तरह से हमारे पास जेड डैश होगा, लेकिन जेड डैश जो है ना जैसा कि जीरो रिजल्ट आएगा वो हमने ले लिया। ओके जी, अब यहाँ पे आप पॉइंट्स को समझिएगा, पॉइंट्स की बेसिस पे हम जो है स्टडी कर पाएंगे। सिंपली आप फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस ओरिजिन के कंपैरिजन में आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप कहेंगे ये है आर डैश वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर है, या आप इसको कह लें कि आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। कौन सा पोजीशन वेक्टर है? जो सेंटर ऑफ मास से लेके इस पॉइंट तक है, उसे आप आर डैश कह लें, या कुछ और कहना चाहें, जिस तरह से मैंने आपको नाम लेके बताया कि पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू दी पॉइंट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आपके पास मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटा सा पार्ट, ये क्रॉस से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ये वही सेम डिस्टेंस है जिसको हमने एक्स डैश बता दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक डिस्टेंस बन रहा है जिसको हमने वाई डैश कहना है, और जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ये वाई डैश। यहीं पे हम नहीं लिखते रहे क्योंकि फिगर जो है ना कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, फिगर ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, तो हमने इधर इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके जी, उसके बाद हम देखें कि हमने ये जो दूसरा ओरिजिन लिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से लेके एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स, और जो ये वाला कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज इक्वल टू वाई। So these are the two components of x as I have discussed earlier कि r is equal to अंडर रेडिकल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि r को बना रहे हैं। ओके, एक और हमें मेजरमेंट यहाँ पे देखनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से लेके इस ओरिजिन तक भी डिस्टेंस है। तो ये ओरिजिन कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। ये ओरिजिन कौन सा है? आर्बिट्रली चूजन, जो हमने आर्बिट्री लिया है वो हमारे पास ये ओरिजिन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो ये हो गया d। तो यहाँ इसके भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक बन रहा है x एक्सिस पे, दूसरा बन रहा है y एक्सिस पे। जो x एक्सिस पे बन रहा है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द चोजन ओरिजिन, जिसे हमने xcm कह दिया। इसी तरह से ये डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द चोजन ओरिजिन along y एक्सिस, तो ये हमने इसको बोल दिया YCM। सो ये फिगर आपको जो है ना अच्छे तरह से समझ में आनी चाहिए। जब आप फिगर को ठीक से समझ लेंगे देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज मच इजियर। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मैंने शो कर दिए कि इस फिगर में से हमने क्या किया है, ये कंक्लूजन निकाले हैं x इक्वल टू XCM प्लस x डैश। एक ये हमने इक्वेशन निकाली है जो कि आपको ये जो रीजन नजर आ रहा है इस रीजन में इसका आंसर मौजूद है। ये देख लें, ये XCM को और x डैश को आप ऐड करें तो आपको x की इक्वल वैल्यू मिलता है।
ठीक है जी। और इसी तरह से इस तरफ आ जाएं आप, तो यहाँ पे आपके पास दूसरी इक्वेशन का आंसर मौजूद है, जो क्या है कि वाई डैश और वाई सी एम को आप ऐड करेंगे, दोनों को मिला लेंगे, तो मिलाने के बाद आपको जो रिजल्ट है वो वाई के इक्वल मिलेगा। ठीक है जी। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, z और z डैश जो हैं वो तो ज़ीरो ही होंगे, वो जो है ना, क्योंकि हम थिकनेस ले ही नहीं रहे, थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 0। Okay ji, so this is the complete scenario in which we have to find out the moment of inertia about this origin. इस origin के गिर्द हमें moment of inertia मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं moment of inertia. So let's start with the basic equation of the moment of inertia. जो कि moment of inertia की basic equation है वो क्या है? I is equal to integral of r square into dm. तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है कि जो भी आपके पास मास एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करें आप पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर के साथ, और सारी ऐसी पॉइंट्स का आप समेशन ले लें, सबको ऐड कर दें, तो आपके पास मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए ये जनरल फार्मूला है, जनरल इक्वेशन है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस केस कि हम जो है ना, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रही है ब्लू पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हम मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास आर ये है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम ये इक्वेशन देख लें, इसको मैंने जो है स्टेटमेंट टाइप लिख दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इंटीग्रल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चूजन ओरिजिन। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी ओरिजिन के गिर्द लें, आप जो भी ओरिजिन चूज कर रहे होंगे उससे डिस्टेंस आप लेंगे, उसका स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे डीएम के साथ और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम अबव फिगर वी हैव learned that, and also from elementary physics we know that the r square is equal to x square plus y square। ये एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है जो आप जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उसमें पढ़ के आते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये तो हमारे पास इक्वेशन ऊपर ही थी, ये हमने r की वैल्यू लिखी है, r स्क्वायर की वैल्यू। ओके जी, तो r स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिख दी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये आपके पास एक्स सी एम प्लस एक्स डैश, वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ दिस। वाई किसके इक्वल है, वाई सी एम प्लस वाई डैश, तो हमने ये यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। जस्ट वी हैव सब्सटीट्यूटेड वैल्यूज, नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं किया, जस्ट हमने क्या किए, वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हमने वैसे का वैसा छोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू नो दैट दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, सो दिस फार्मूला विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक स्क्वायर द फर्स्ट प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्लस स्क्वायर द लास्ट, यही हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया। जब हमने यहाँ पे दोनों पे अप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ओके जी, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब अगर इसे हम फर्दर करें रीअरेंज, हम जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर है, यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर है, हमने इन दोनों को जो है एक साथ रख दिया, और ये हमारे पास है एक्स सी एम स्क्वायर और ये है वाई सी एम स्क्वायर, हमने इन दोनों को जो है ना एक पास करके रखना है, हमने ये इक्वेशन बना दी। दिस इज द इक्वेशन दैट यू कैन सी हेयर के इंटीग्रल ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश एक्स सी एम प्लस 2y डैश वाई सी एम प्लस एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर इंटू डी एम। तो हमने लाइक टर्म्स को जो है करीब करके रख दिया, तो जस्ट ये हमने एक रीअरेंजमेंट की है। सो आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रल अगर हम किसी एक पूरी इक्वेशन पे लगा रहे हैं और उस इक्वेशन के अंदर दो चार टर्म ऐड हुए हुए हैं, तो इंटीग्रल सब पे अलग अलग से जो है ना आ जाएगा। तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं कि हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज लाइक दिस कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर है इंटू डी एम,
ठीक है, इस पार्ट को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने सारे के साथ डीएम और सारे के साथ इंटीग्रल था, लेकिन हमने इस पार्ट के साथ अलग इंटीग्रल और डीएम लगा दिया मल्टीप्लिकेशन में, और ये पार्ट अलग हो गया 2xcm इंटीग्रल ऑफ x डैश dm, ये दूसरा पार्ट हो गया, और cm स्क्वायर वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। सो दीज आर दी 4 पार्ट्स इन दी इक्वेशन नाउ। इस इक्वेशन में 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है जी। ओके, अब आप इस इक्वेशन को इस तरह से देखें कि इस इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसमें है x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर। तो आपको याद हो तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास से लेके उस पॉइंट तक है। अगर मैं उसी फिगर को आपके लिए दोबारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमने कहा था कि ये r डैश स्क्वायर है, लेट्स से दिस इज r डैश स्क्वायर, और ये x डैश स्क्वायर है, और ये y डैश स्क्वायर है। y डैश और x डैश है, इनका स्क्वायर लेंगे तो उसका सम हमें जो है r डैश स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। तो ये r डैश स्क्वायर है जिसको हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ फोकस, जो पॉइंट हमने फोकस की है वहां तक का डिस्टेंस। तो इसकी बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इंटीग्रेशन जो इस इक्वेशन के अंदर जो पार्ट है ये वाला पहले वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इनटू dm। तो इसमें जो r डैश x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर है वो है r डैश स्क्वायर, या आप उसको लिख सकते हैं r स्क्वायर, दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से, और dm है। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये इंटीग्रेशन ऑफ dm मींस टोटल मास। तो टोटल मास इनटू दी r फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि r स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर इंटू डी एम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी आप डिस्टेंस ले रहे होंगे, जिस पॉइंट का आप डिस्टेंस ले रहे होंगे उसके अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने होंगे। तो आप डिस्टेंस ले रहे हो सेंटर ऑफ मास से, तो ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा है। तो ये पहले पार्ट का तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब अगर नेक्स्ट टर्म को हम देखें तो नेक्स्ट टर्म में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ x डैश dm और इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ y डैश dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डैश dm एंड इंटीग्रेशन ऑफ y डैश dm आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 0। ये दोनों 0 भी हैं और उसके साथ साथ जो हैं ये इक्वल भी हैं। अब ये 0 कैसे हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट मास विद द पोजीशन, पोजीशन और एलिमेंट मास की प्रोडक्ट का सम। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ये है y डैश मींस पोजीशन अलोंग द y एक्सिस, y डैश क्या है, पोजीशन है अलोंग द y एक्सिस, और जो हमारे पास dm है ये क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट है। इंटीग्रेशन मींस टोटल चीज को जो है ना हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो dm इंटू वाई डैश उसका इंटीग्रल हमें 0 मिलेगा। वो 0 कैसे मिलेगा, वो 0 इस तरह से मिलेगा कि लेट्स से दिस इज अ बार, ये आपके पास एक जो है ना स्ट्रिप है जिसका सेंटर यहाँ पे है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब इस तरफ वाली सारी पॉइंट्स के मास को उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करें, और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो भी जितनी भी पोजीशंस हैं उनको उनके मासेस के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आपको पता चलेगा कि इस तरफ की मल्टीप्लिकेशंस जो हैं वो नेगेटिव आएंगी लेफ्ट साइड वाली, और जो राइट साइड वाली हैं वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। जब आप उनका सम करेंगे तो वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0। लेट्स से एंड पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे मास है 1, लेट्स से 1, और डिस्टेंस है 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 इंटू 3, और इधर डिस्टेंस हो जाएगा -3 और मास 1, इधर हो जाएगा -3, तो -3 + 3 द सम ऑफ बोथ इज 0। सो इसी तरह से सेंटर ऑफ मास ऐसी पॉइंट होती है
जिसके लेफ्ट और राइट पे जो भी मासेस की प्रोडक्ट होती है उनके डिस्टेंसेस के साथ उनका सम भी जीरो होता है। अबव एंड बिलो, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फोर्थ, हर डायरेक्शन में जो उनकी पोजीशन और एलिमेंट मासेस की प्रोडक्ट का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो ये दोनों टर्म जो है जीरो हो गए, तो ये वाला सारा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म जीरो हो गए तो नेक्स्ट में बचता है सी एम वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि एक्स सी एम स्क्वेयर प्लस वाई सी एम स्क्वेयर इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास। ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से लेके आर्बिट्री चूजन जो ओरिजिन है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास तक है। तो उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट से डी के साथ। तो ये डी कर दिया हमने, तो ये डी स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू स्क्वेयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर डी है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ये कैपिटल एम हो जाएगा। तो हमारे पास जो दूसरा टर्म बचेगा इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, वो ये बचेगा। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपके पास दूसरा टर्म था वो दूसरा टर्म किसके इक्वल था? जीरो के इक्वल था। जो तीसरा टर्म मिला आपको वो भी क्या मिला? जीरो मिला। जो फोर्थ टर्म है वो आपको ये मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फाइनली हमारे पास आंसर मिल रहा है ये वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any arbitrary chosen origin whose axis of rotation is parallel to the axis that passes through the center of mass, वो उसके साथ पैरेलल होगा। तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, और उसके साथ एडिशनल एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा। वो कौन सा? वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ओरिजिन से दूर होने के नतीजे में हमें मिल रहा है। मीन्स m तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, डी स्क्वेयर मतलब वो डिस्टेंस जो जितना आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख लें कि इस फिगर में आप जितने ज़्यादा दूर जाएंगे d की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये देखें यहाँ पे आप अगर d ये ओरिजिन यहाँ पे लेते तो d की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज़्यादा ऐड हो जाता। आप यहाँ पे रुकते तो d की वैल्यू कम होती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बढ़ता। अगर आप यहीं पे आ जाएं तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास है वो ही मिलेगा। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बेसिस पे फाइंड आउट किया। सो दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम which tells us that the moment of inertia is equal to this. So we will discuss further about the rotational mechanics in the next lecture.